नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 26 यानी कि ल्यूसेंट का पेज नंबर 26 और इस पेज पर आरंभ हो रहा है दिल्ली सल्तनत का। इससे पहले आपने कल गजनी के बारे में जानकारी ली थी। आज इस पेज पर भी एक दो पॉइंट हैं गजनी के बारे में और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आरंभ हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और बलबन तक पेज नंबर 26 पर हम लोग पढ़ेंगे। एक नजर वर्कबुक पर डाल लेते हैं। ये 26 पेज नंबर की वर्कबुक है और जैसा कि आप जानते हैं पेज नंबर 26 के अगेंस्ट हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं जिनके आंसर आपको बुक में से देख करके और खुद नोट करने हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर इसको आप अलग से प्रिंट आउट निकाल करके कभी भी प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैंक सीट को। तो देखिए टोटल 47 क्वेश्चन है पेज नंबर 26 पर और ये है आपका पेज नंबर 26। दो पॉइंट यहां पर गजनी के बारे में है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, कुछ मोहम्मद गौरी और फिर यहां पर दिल्ली सल्तनत आरंभ हो जाएगा। मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी के अंतिम अभियान के बारे में बताया गया है कि 1027 ईस्वी में उसका अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो इस्लामिक वर्ल्ड में पहला शासक था। इससे पहले कोई अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था। ज्यादा से ज्यादा कहा तो अपने आप को खलीफा का सहायक कह दिया, खलीफा का कमांडर कह दिया। लेकिन सुल्तान जिसका अर्थ होता था प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा जो इस्लामिक जगत में सर्वोच्च धार्मिक और राजनैतिक व्यक्तित्व था, उसका प्रतिनिधि, गवर्नर। महमूद की सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। इसको आप अपवाद स्वरूप मानिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं की नियुक्ति थी, ये अपवाद माने जाने चाहिए। हाँ, नाम आप याद कर सकते हैं, सेवंद राय और तिलक। यहां पर कुछ विद्वानों के नाम हैं जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर आगे चल करके जिन लोगों को इतिहास में विशेष अध्ययन करना है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो या फिर नेट वगैरह का एग्जाम देना हो, तो अलबरूनी के बारे में जो भी आपको जानकारी मिले उसको आप इकट्ठा करें। उसकी पुस्तक हिंदुस्तान के बारे में बहुत बेहतरीन वर्णन करती है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। और फिरदौसी को महमूद ने बोला कि मेरे पूर्वजों का इतिहास लिखो और फिरदौसी ने लिखा शाहनामा के नाम से और महमूद ने उसको एक बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया था। एक समीकरण था कि आप जितना लिखेंगे उसके अनुपात में आपको स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, तो वो कुछ अमाउंट 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का हुआ। और जब फिरदौसी ने कहा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, तो गजनी मुकर गया कि कैसी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दरअसल जो गजनी के आलोचक हैं, आपने इस कहानी को हो सकता है किसी और शासक के बारे में भी सुना हो, तो वो बताना चाहते थे कि गजनी को पैसों का कितना मोह था। हालांकि इस कहानी में बाद में ये भी आता है कि गजनी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई, लेकिन तब तक फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही कहा जाता है कि जब महमूद गजनी की मृत्यु होने वाली थी, वह अपनी मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपने जो सेवक थे उनको बोला कि भाई मेरे दोनों हाथ ऐसे निकाल देना बाहर, ताकि देखें लोग। अब समर्थक और विरोधी दोनों। समर्थक कहते हैं कि जाते जाते वो मैसेज देना चाहता था कि देखिए कितनी भी लूटपाट कर लीजिए, आखिर में आपको खाली हाथ ही जाना होता है। आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है,
वो कह रहा था कुछ तो दे दो जो मैं ले जाऊं साथ में, इतनी धन दौलत मैंने कमाई है, खाली हाथ जाऊंगा। खैर, इतिहास में इस तरह की किस्से कहानियां बहुत हैं। इतिहास का एक उद्देश्य खासतौर पर प्राचीन भारत में शिक्षा भी देना होता था, कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना। तो गजनी के बाद अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही, गजनी के पास ही एक और पहाड़ी राज्य था, गौर, और वहां का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी ने 1175 से आक्रमण करने शुरू किए और 1206 तक उसने हिंदुस्तान में अपना एक अच्छा खासा साम्राज्य बना लिया। गौरी और गजनी में जो बुनियादी अंतर है वो दो हैं। गजनी का उद्देश्य भारत से लूटपाट करके धन एकत्र करना था। उस धन का उद्देश्य सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना था। वो भारत में बसना नहीं चाहता था। दूसरे, गजनी की आलोचनाएं चाहे आप कितनी भी करें, लेकिन वो अपने समय के सबसे बेहतर मिलिट्री कमांडर्स और डिप्लोमेट्स में से एक था। हिंदुस्तान में वो कभी कोई युद्ध नहीं हारा। और डिप्लोमेट इसलिए कह रहा हूं कि जब उसने देखा कि विद्याधर, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली चंदेल शासक था, उसके खिलाफ मामला 19-20 का हो सकता है, तो उसने कूटनीति से काम लिया, दोनों के बीच में संधि हो गई। तो गौरी जो है ना तो उतना बेहतर कूटनीतिज्ञ है और ना ही उतना बेहतर सेनानायक है। वो हिंदुस्तान में पराजित भी हुआ है, भीम से हार गया वो, चालुक्यों से, फिर पृथ्वीराज चौहान से भी पराजित हुआ। दूसरे, वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, वो भारत में स्थायी तौर पर साम्राज्य बना रहा है। तो इस तरह से इन दो मामलों में वो गजनी से अलग हो जाता है। तो देखिए, भीम सेकंड ने गौरी को पराजित किया। इसके अलावा तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और एक बड़ा इलाका गौरी के नियंत्रण में चला गया। और फिर चंदावर के युद्ध में गहड़वाल शासक जयचंद भी गौरी से पराजित हो गए। यहां पर एक जानकारी दी गई है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद। 1206 में गौरी की हत्या हो गई। तो गजनी और गौरी को जितना यहां पर स्पेस दिया गया है, आपके परीक्षा के हिसाब से इतना पर्याप्त है। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जो पूछी जाती हैं वो यहां पर उपलब्ध है। अब इसके बाद हमें थोड़ा ध्यान देना होगा ज्यादा सल्तनत काल। सल्तनत काल यानी कि आप 1206 से लेकर के और 1526 तक 1526 मुगल काल की स्थापना हो जाएगी, वहां तक का राजनैतिक इतिहास पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल में एक के बाद एक कई राजवंश आए, जैसे कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। बीच में कुछ एक दो ऐसे भी लोग आए जो अपने वंश को स्थापित नहीं कर पाए, जैसे कि खिलजियों और तुगलक के बीच में खुसरो शाह आ गया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में थोड़े से समय के लिए आराम शाह आ गया। तो जिन्होंने राजवंशों की स्थापना करी उसमें ये 5 राजवंश प्रमुख हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आपको इनका क्रम याद रखना चाहिए। कभी कभी सिर्फ यही प्रश्न आ जाता है कि इन राजवंशों को क्रम से लगाइए। इनके संस्थापक याद रखिए, यानी प्रथम शासक कौन थे। तो शुरुआत होती है गुलाम वंश से। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है मन में कि गुलाम वंश या दास वंश, स्लेव डायनेस्टी, ये कैसा नाम हुआ? तो इतिहासकारों का एक बड़ा सीधा सा तर्क है कि इस वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
बलबन, ये सभी लोग गुलाम थे और गुलाम होने के बावजूद ये शासक बने, तो ये वंश ही गुलामों का था। लेकिन एक मत और भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश जो ऐबक का गुलाम था, और बलबन जिसने अपने जीवन की शुरुआत इल्तुतमिश के गुलाम के तौर पर करी थी, लेकिन ये लोग जन्म से गुलाम नहीं थे। और फिर जैसे इल्तुतमिश का मामला है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले दास्ता से मुक्त हो चुका था। हाँ, वो कभी गुलाम रहा था, लेकिन ऐबक ने उसको दास मुक्ति का प्रमाण पत्र दे दिया था। गौरी एक युद्ध के दौरान, मोहम्मद गौरी एक युद्ध के दौरान बहुत प्रभावित हुआ इल्तुतमिश से, और मोहम्मद गौरी अपने दास को कह रहा है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कह रहा है कि तुम अपने दास को मुक्त कर दो, ये दास होने लायक नहीं है। तो गौरी ने शकल देखी होगी ऐबक की और फिर इल्तुतमिश की कि अच्छा, ये दास होने लायक नहीं है, मेरा दास स्वतंत्र होने लायक है, और मैं जो आपको हिंदुस्तान का साम्राज्य जीत करके दे रहा हूं, मैं दास होने लायक हूं। लेकिन वो जमाना ही ऐसा था कि आप अपने मास्टर, अपने स्वामी की बात से इनकार नहीं कर सकते थे, भले ही आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। एक शब्द है ममलूक। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो अभी इसमें लुसेंट में यहां पर नहीं है, लेकिन सल्तनत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं यहां पर आपको इसलिए दे रहा हूं। ममलूक शब्द का अर्थ याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान जो बाद में किसी कारणवश दास बन गए, जो जन्म से दास नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, ये तीनों ही ममलूक हैं, यानी कि इनके माता पिता दास नहीं थे, वो स्वतंत्र व्यक्ति थे। लेकिन परिस्थितिवश किसी सैनिक आक्रमण में गांव का गांव गुलाम बना लिया जाता था, और कुछ नहीं तो डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। सोचिए, लोग कहते हैं पुराना जमाना बड़ा अच्छा था, लेकिन कितना अच्छा था। आप कल तक एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, डाकू आपको पकड़ लेते हैं और खुले तौर पर बाजार में, मंडी में पशुओं की तरह आपको ले जाके बेच दिया जाता है, लोग खरीदते हैं दास दासियां, और अब आप गुलाम हैं। तो ये तीनों ऐसे ही थे। तो इतिहासकारों का कहना है कि ममलूक शब्द ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट का विषय रह गया है कि इनको दास वंश कहा जाए, ममलूक वंश कहा जाए, आदि तुर्क कहा जाए, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से ममलूक शब्द महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ गया होगा ममलूक। पॉपुलर नेम गुलाम वंश। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, और ये गौरी का गुलाम था। गुलामों के लिए फारसी में एक शब्द है बंदगा, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर गुलाम की स्किल अलग होती थी। कुछ गुलामों में मिलिट्री स्किल होती थी, कुछ में नहीं होती थी, कुछ में व्यापारिक बुद्धि होती थी, कुछ आर्टिस्ट होते थे, कुछ शिल्पकार होते थे, और कुछ सिर्फ लेबर की तरह काम करते थे। तो गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार सल्तनत काल में काम दिया जाता था। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको सिर्फ सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता। हाँ, बंदगान एक शब्द है जहां पर सैनिक सेवा के लिए दास। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक, एक डेट दी गई है, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 जून 1206। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसको भारत में मोहम्मद गौरी के जो अन्य दास थे उनसे भी चुनौती मिल रही थी। मोहम्मद गौरी का कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था, तो इस वजह से जो उसके दास थे, जैसे कि ऐबक, यल्दूज, कुबाचा, ये जहां जहां पर अपॉइंटमेंट था इनका एज ए गवर्नर, इन्होंने उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ऐबक ने दिल्ली से लेकर के लाहौर तक का इलाका अपने नियंत्रण में ले लिया, और ये एक बहुत बड़ा इलाका था। चंदावर के युद्ध की वजह से बनारस से लेकर के और फिर बख्तियारुद्दीन खिलजी बंगाल तक चला गया था। तो बहुत बड़ा इलाका इनके नियंत्रण में आ गया था। हालांकि वो नियंत्रण था सेना के बल पर ही, कभी भी विद्रोह हो सकता था, लेकिन नियंत्रण तो था। तो यल्दूज और कुबाचा दोनों ही दिल्ली के साम्राज्य पर दावा करते थे, और ऐबक को कहते थे कि तुम अपने आप को सुल्तान मत समझो। तो ऐबक ने थोड़ी होशियारी दिखाई,
उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि यल्दूज और कुबाचा को उकसावा मिले। उसने ना तो सुल्तान की उपाधि ली, ना ही उसने खलीफा से संपर्क करने का प्रयास किया कि भाई मैं यहाँ पर सुल्तान बन रहा हूँ, मुझे आप खिल्लत प्रदान करो यानी कि मान्यता दे दो। ना ही उसने अपने नाम के कोई सिक्के जारी किए। तो इसलिए उसको हम दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कहते हैं, प्रथम शासक भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक का दर्जा हम इल्तुतमिश को दे देते हैं क्योंकि ये सारे काम उसने किए। तो ऐबक ने ना तो अपना राज्याभिषेक जरूर कराया, लेकिन ना तो उसने सुल्तान की उपाधि ली, ना ही उसने अपने नाम से कोई सिक्के वगैरह चलाए। उसके द्वारा कुछ स्थापत्य के जो कार्य करवाए गए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करवा पाया। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम जो है वो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने 4 मंजिला इमारत बनवाई, 225 फीट की उसकी ऊंचाई थी। यहाँ पर जो ऊंचाई दी गई है 225 फीट इसलिए क्योंकि परीक्षा में एक बार ये पूछा गया कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। फिरोज तुगलक के समय में उसकी चौथी मंजिल के ऊपर बिजली गिर गई और वो नष्ट हो गई। तो फिरोज तुगलक ने उस नष्ट हो गई मंजिल को, चौथे फ्लोर को दोबारा से बनवाया, उसके ऊपर एक फ्लोर और बनवा दिया। तो अगर आप देखेंगे कुतुब मीनार को तो शुरुआती 3 जो फ्लोर हैं वो लाल पत्थर के हैं, रेड स्टोन के हैं, और जो ऊपर के 2 फ्लोर हैं वो मार्बल के हैं। तो 5 मंजिल हो जाने से इसकी ऊंचाई 9 फीट और बढ़ गई, 234 फीट। एक जमाने में आप कुतुब मीनार में ऊपर तक जा सकते थे, बाद में रोक दिया गया क्योंकि लोगों ने उसको सुसाइड पॉइंट बना लिया था, जाते थे ऊपर। और इसके अलावा कुतुब मीनार के अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, जिसको कि इंडो इस्लामिक आर्ट का पहला एग्जाम्पल माना जाता है भारत में। इंडो इस्लामिक आर्ट इसलिए क्योंकि वहां पर पहले से ही कुछ मंदिर थे, उनको तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई, तो हिंदू और मुस्लिम कलाओं का मिक्सचर हो गया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा हमने अभी 1-2 क्लास पहले पढ़ा था। विग्रहराज बीसल देव अजमेर में जिन्होंने एक विद्यालय बनवाया था, और उसी को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। इस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई। प्रीलिम्स में बहुत पूछा गया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों में दान देने वाला। हमने एक शासक के बारे में पढ़ा था, लक्ष्मण सेन के बारे में। लक्ष्मण सेन को भी लाख बख्श कहा जाता था। ये मैंने आपको बता दिया कि कुतुब मीनार के बारे में जो फैक्ट हैं। इसके बाद बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनानायक था, और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया था। ऐबक को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। 1206 में वो गद्दी पर बैठा और 1210 में चौगान खेलते हुए, समझिए आधुनिक पोलो खेलते हुए, घोड़े पर बैठ करके बॉल को स्टिक से मारना होता है, वो लुढ़क गया और उसकी मृत्यु हो गई। लाहौर में इसको दफनाया गया। अब जब ऐबक की मृत्यु हुई तो जो स्थिति ऐबक के मालिक के साथ थी, यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ, कि उसका भी कोई पुत्र नहीं था, तो ऐबक का भी कोई पुत्र नहीं था, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। तो विद्वानों का मानना है कि स्पष्ट उत्तराधिकार के अभाव में जो वहां पर सीनियर कमांडर मौजूद था उसने सत्ता हथिया ली, आराम शाह। लेकिन जल्दी ही आराम शाह को एक चुनौती मिली इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रह चुका था और उस समय बदायूं का इक्तादार था। इक्तादार समझ लीजिए गवर्नर था। उसने आराम शाह को चैलेंज किया, दोनों के बीच में एक छोटा सा संघर्ष हुआ और आराम शाह पराजित हो गया, मार दिया गया। तो 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, 11-12। इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने सुल्तान की उपाधि ली, उसने प्योर अरेबिक सिक्के, टका और जीतल चलाया, उसने अपने पद की बगदाद के खलीफा से
अनुमति प्राप्त करी, हालांकि वो बहुत बाद में प्राप्त करी, लेकिन प्राप्त करी। तो विधिक तौर पर वो सुल्तान बना। इल्तुतमिश के समय में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। चंगेज खान, जो मध्य एशिया का एक बहुत ही सेनानायक के तौर पर कहें तो महान कहना पड़ेगा, लोग उसके नाम से डर जाते थे। तो चंगेज खान के आक्रमण का खतरा पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में ही उत्पन्न हुआ। हालांकि चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार नहीं किया, आक्रमण नहीं किया तो इसके पीछे भी इल्तुतमिश की कूटनीति थी, क्योंकि चंगेज खान जिस शासक का पीछा कर रहा था, मंगबर्नी का, इल्तुतमिश ने उसकी कोई मदद नहीं करी। अगर इल्तुतमिश उसकी मदद कर देता तो उसको फिर मंगोलों के आक्रमण को झेलना पड़ता और नवजात दिल्ली सल्तनत वहीं खत्म हो जाती, ऐसा माना जाता है। इल्तुतमिश के कुछ और भी कार्य यहाँ पर आपको देखिए इस ब्लॉक में है। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, अरबी सिक्के, चांदी का टका, जीतल, तांबे का, इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली क्या होती थी ये आपको नेक्स्ट पेज पर हम लोग बताएंगे। यहाँ पर इक्ता शब्द का अर्थ होता है ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू अगेंस्ट कैश सैलरी। आपको नगद वेतन ना दे करके भू राजस्व का अनुदान दिया जा रहा है, इक्ता प्रणाली। और ये इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत का आधार थी। जब तक इक्ता प्रणाली मजबूत रही, दिल्ली सल्तनत मजबूत रही। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो जितने भी नए स्वतंत्र राज्य बनेंगे वो सब इक्तादारों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। और कैसे इल्तुतमिश ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, कैसे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के अधिकारियों को ठिकाने लगाया, कैसे उस समय प्रशासन में गौरी के साथ काम कर चुके लोग भी थे। तो इल्तुतमिश के सामने जो चुनौतियां थी आंतरिक, उनका सामना उसने कैसे किया। उसने तुर्काने चिहिलगानी अपने गुलामों का एक दल बनाया, जिसको आमतौर पर हम लोग चालीसा के नाम से जानते हैं। तो तुर्काने चिहिलगानी या चालीसा उसकी शक्ति का मुख्य आधार था। राजधानी उसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ऐबक लाहौर में जाके बैठ गया था कि भले ही वो सुल्तान की उपाधि नहीं ले रहा है, लेकिन है तो सुल्तान। तो यल्दूज या कुबाचा का सामना करने के लिए लाहौर में जाके बैठ गया था। ये सब मैंने आपको बता दिया। इल्तुतमिश ने एक और काम किया जो तब तक किसी और मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, इस नाम से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक नसरुद्दीन महमूद आगे गद्दी पर बैठेगा, वो इल्तुतमिश का पोता है। नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र है, वो मंगोलों से सीमा पर लड़ते हुए मारा जाएगा। और जब वो मारा जाएगा तो उस समय उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, वो एक बच्चे को जन्म देगी और इल्तुतमिश अपने पोते को अपने पुत्र का ही नाम दे देगा, नसरुद्दीन महमूद। तो ये तो हुई एक बात। अब जो उसका दूसरा पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको इल्तुतमिश इस योग्य नहीं समझता कि वो सत्ता की बागडोर संभाले। तो इल्तुतमिश अपने कमांडर्स को बुलाएगा, उलेमाओं को बुलाएगा। उलेमा जो इस्लाम धर्म में धार्मिक मामलों में राजा को सलाह दे सके, व्याख्या कर सके, शरीयत संबंधी मामलों में व्याख्या कर सके, वो उलेमा। और उसने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बनाना चाहता हूं। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि शक्तिशाली शासक के सामने जो धार्मिक विद्वान होते हैं और जो उसके कमांडर्स होते हैं, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, न उसके किसी कमांडर ने, ना ही किसी उलेमा ने। और इल्तुतमिश शांति से मर गया। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वही कमांडर और उलेमा एकजुट हो गए कि एक महिला कैसे हमारे ऊपर शासन करेगी। उन्होंने रजिया को गद्दी पर नहीं बैठने दिया और गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश का अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अयोग्य था, जल्दी ही सत्ता में जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए थे उनको असुविधा होने लगी,
क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के हाथ में नियंत्रण नहीं था, नियंत्रण उनकी माता के हाथ में था, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान जिस जमाने में जी रही थी, उनको एक ही चीज पता थी कि मैं सुल्तान की मदर हूं, सुल्तान ही हूं। इतनी हिम्मत कि आप मेरी बात ना मानो तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो जब चालीसा के कुछ मेंबर्स की गर्दन वास्तव में कट गई तो उन्हें लगा ये तो गलती हो गई, तो उन्होंने रजिया को सपोर्ट किया। उधर रजिया ने भी आम लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। एक दिन रजिया ने लाल रंग के वस्त्र पहने और आम जनता के बीच में चली गई। इस्लाम में लाल रंग के वस्त्र पहनना मतलब अन्याय हुआ है आपके साथ, आप न्याय मांग रहे हैं। तो ये पहला मामला था जब दिल्ली सल्तनत में किसी शासक के लिए आम जनता और इक्तादारों या प्रशासनिक अधिकारियों और सेना ने मिलजुल करके विद्रोह कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह हटा दिए गए, मार दिए गए और रजिया गद्दी पर बैठी। जब रजिया गद्दी पर बैठी तो उन्होंने इस चीज को समझा कि लोगों को उनके महिला होने से असुविधा होगी, तो फिर उन्होंने पुरुषों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, पर्दा छोड़ दिया ताकि लोगों को सहूलियत हो। ये देखिए, पुरुषों की तरह चोगा, काबा और कुलाह, टोपी पहनकर आने लगी। गलती रजिया से ये हुई कि उन्होंने बैलेंस करना चाहा, जैसे उनके पिता ने तुर्काने चिहिलगानी बना करके 40 तुर्की गुलामों का दल बना करके बैलेंस करना चाहा था। बट उस जमाने में ये बैलेंसिंग का खेल बड़ा खतरनाक होता था, तख्त या तख्ता। रजिया की किस्मत में तख्ता आया, यानी मार दी गई। क्योंकि अब जो तुर्काने चिहिलगानी था वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि प्रशासन के उच्च पदों पर कोई गैर तुर्की आए। और रजिया ने क्या किया था, मलिक याकूत जो कि एक अबिसीनियन दास था, उसको अमीर आखुर का पद दे दिया था। अमीर आखुर यानी कि जो शाही अस्तबल था उसको प्रबंधक बना दिया था। और ये इतना महत्वपूर्ण पद था कि अधिकतर अमीर आखुर आगे चल करके मिलिट्री कमांडर बना दिए जाते थे। तो रजिया ने कोशिश करी सेटलमेंट की, तुर्काने चिहिलगानी के एक मेंबर अल्तुनिया से उसने शादी भी करी, वो भी मार दिया गया। अब जब देखा चालीसा ने कि हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सपोर्ट किया, उसने हमारा विरोध कर दिया, रजिया को सपोर्ट किया, उसने हमारा विरोध कर दिया, तो इस बार उन्होंने इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी बचे हुए थे, जैसे कि बहराम शाह, यहां पर आप देखिए बहराम शाह 42, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 46, यहां पर रजिया 40 और 36 से 39। मतलब जब मृत्यु हो रही है इल्तुतमिश की, उसके बाद अगले 6 साल में 4 शासक एक के बाद एक मार दिए जा रहे हैं। तो तुर्काने चिहिलगानी ने तय किया कि हम वास्तविक शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, हम नायब का पद बना देते हैं। अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए, सुल्तान जो कठपुतली है, नायब जिसके पास वास्तविक शक्ति है, उसको पूछ पूछ के काम करना है, नायब से पूछ करके सुल्तान को काम करना है, और तीसरा केंद्र हो गया वो पूरा तुर्काने चिहिलगानी। तो बहराम शाह हो या अलाउद्दीन मसूद शाह हो, दोनों ने इस शर्त पर हामी भरी कि ठीक है हम नायब से पूछ के काम करेंगे। बट उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अच्छा तुम बहुत कंडीशन लगा रहे हो, एक बार हमें सुल्तान बनने दो, हम बताते हैं। तो फिर वही तख्त तख्ता वाली कहानी, दोनों मार दिए गए। आखिर में तुर्काने चिहिलगानी चालीसा जो अब तक किंग मेकर बन चुकी थी, उसको समझ में आया कि जो इल्तुतमिश की पहली पीढ़ी है वो हम लोगों को चैन से नहीं जीने देगी, वो कठपुतली बनना पसंद नहीं करेगी, इनमें से किसी को नहीं बनाते। अगली पीढ़ी पर जाते हैं, तीसरी पीढ़ी पर। वो जो बालक का जन्म हुआ था नसरुद्दीन महमूद, वो 16-17 साल का हो चुका था, उसको राजा बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। और उसके समय में उत्थान हुआ बलबन का। तो यहां पर जो नसरुद्दीन महमूद है 1246 में, और अगले 20 साल तक ये शासन करेगा, शासन करने के नाम पर बस अपने नायब बलबन की बातें मानेगा 1266 तक, जब तक बलबन खुद सुल्तान नहीं बन जाएगा। तो नसरुद्दीन महमूद, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का
पोता है। अब यहां पर कहा गया है कि ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। आपने कुछ और लोगों के बारे में भी इस तरह की बातें सुनी होंगी। कुल मिलाकर के नसरुद्दीन महमूद की समझ में आ गया था कि उसके चाचा, ताऊ और जो भी जैसे रजिया, वो क्यों मार दिए गए। तो उसने तुर्काने चिहिलगानी या बलबन के साथ कभी भी विरोध नहीं दर्शाया। समझ लीजिए कि उस जमाने में वो संवैधानिक प्रमुख बन के रह गया था राज्य का। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। अब धीरे धीरे बलबन जो है वो सत्ता में प्रभाव बढ़ा रहा था, और बलबन जानता था कि अगर वो सुल्तान बनने का प्रयास करता है तो सबसे ज्यादा विरोध तुर्काने चिहिलगानी के मेंबर ही करेंगे। तो उसने एक एक करके तुर्काने चिहिलगानी के मेंबर्स को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। किसी को उसने मंगोलों से लड़ने के लिए भेज दिया। अब आप युद्ध में जाने से तो मना नहीं कर सकते। जो मंगोलों से लड़ने गए उन्हें मंगोलों ने ठिकाने लगा दिया। जो बच गए तो बलबन के समर्थकों ने फिर उनकी इमेज खराब कर दी कि जब 4 अधिकारी मारे गए तो ये 5वां कैसे बच गया, मतलब ये भाग आया होगा। हर छोटी छोटी बात पर बलबन अचानक बड़ा न्यायप्रिय हो गया कि किसी इक्तादार ने या किसी तुर्काने चिहिलगानी के मेंबर ने कुछ अन्याय कर दिया, जैसे उसने अपने दास को मार दिया। दास को मार दिया उस जमाने में जैसे कि मेढक मार दिया हो, बट कानून कहता था कि नहीं, आप नहीं मार सकते। तो बलबन ने उनको सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगवाए। कुल मिलाकर के बलबन ने तुर्काने चिहिलगानी को सरेंडर करवा लिया अपने पक्ष में। इसीलिए प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि तुर्काने चिहिलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, बट उसका विनाश किसने किया? बलबन ने। और जब 1266 में एक दिन नसरुद्दीन महमूद जो कि सुल्तान है वो मृत पाया गया। अब उसको लेके भी मतभेद हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेथ थी, कुछ लोग बोलते हैं कि जब सुल्तान बना था तो 16 साल का था, बलबन तब 41 साल का रहा था। अब वो 16 साल का लड़का 20 साल में 36 साल का हो चुका था, लेकिन बलबन 60 साल का हो चुका था। सत्ता पूरी उसके नियंत्रण में थी, तो बलबन कब तक इंतजार करता? तो कुछ लोगों का मानना है कि नसरुद्दीन महमूद बलबन के षड्यंत्र का शिकार हो गया। तो 1266 में जब बलबन गद्दी पर बैठा तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो बलबन के बारे में यहां पर 2 जानकारियां हैं। एक तो सजदा और पैबोस की प्रथा। सजदा और पैबोस, दरअसल बलबन ने अपने आप को ईरानियों से जोड़ा। उसने अपने आप को आफरासियाब का वंशज घोषित किया। तो ईरानी दरबार में जो प्रथाएं प्रचलन में थी वो उसने हिंदुस्तान में लागू करी, भले ही वो गैर इस्लामिक क्यों ना हो। अब सजदा का मतलब ये था कि आपको बिल्कुल आधा झुक जाना है सुल्तान के सम्मान में, जैसा आपने देखा होगा मूवीज में। और पैबोस बलबन को ज्यादा पसंद था। पैबोस ऐसा था जिसको आप बोलते हैं दंडवत प्रणाम करना, कि बिल्कुल लेट जाइए सुल्तान के आगे, और उसके बाद अगर आप सुल्तान के जूते को चूम सकें तो बहुत बढ़िया। तो वो अपने शक्तिशाली अमीरों और अधिकारियों को बिल्कुल धरातल पर लाना चाहता था। नवरोज, चूंकि उसने अपने आप को आफरासियाब का वंशज घोषित किया था, अपने आप को ईरानियों से जोड़ा था, तो फिर ईरानियों के त्योहार भी मनाने जरूरी थे। तो उसने दिल्ली में नवरोज, फारसी साल का पहला दिन, मनाना शुरू किया, और एक कठोर लौह और रक्त की नीति का भी पालन किया, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। वैसे विश्व इतिहास में आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए बिस्मार्क जाने जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये नाम जुड़ा है बलबन के साथ। तो आज पेज नंबर 26 पर आप लोगों ने ऐबक से लेकर के बलबन तक के बारे में जाना। कुछ अतिरिक्त जानकारियां मैंने देने का आपको प्रयास किया है, इस वजह से हो सकता है कि कुछ मिनट ये वीडियो लंबी हो गई हो, तो जरा इसको पेशेंस के साथ देखिएगा और वर्कबुक जरूर सॉल्व करिएगा आप, क्योंकि बिना वर्कबुक के आप इसका असली लाभ नहीं ले पाएंगे। आप देख सकते हैं ये वर्कबुक मेहनत से हाथ से लिखी गई है, ये मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल नहीं है कि इसको कहीं से लाके डाल दिया गया है।